नमस्कार आप सभी को। आज भूगोल की मावट में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नाम लूंगी तो बोरिंग सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छा लगने लगेगा, इससे प्रेम होगा और सवाल सही होंगे। तो आ जाइए, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। 5-10 सेकेंड। यस, तैयार हैं सभी पढ़ने के लिए? और आ जाइए सभी। हाँ, चल रहा है आगे। मुस्कान, नीतू, गुड इवनिंग, प्रमिला जी, रीना, विजेंद्र। मुस्कान, दिवाली की छुट्टी आएगी क्या? देखते हैं, कहीं पे भी हो क्लास तो अपन दिवाली के दिन याद करो। एक साल पहले तो हम लगातार सब लोग साथ में ही थे। इस बार देखते हैं दिवाली मनाना आप आराम से, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आज ये टॉपिक ऐसा बोरिंग है, नाम लूंगी ना तो आपको अरे क्या पढ़ूं। मिट्टियां, यानी मृदा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सॉइल। लेकिन आप अभी इत्मीनान से अपने कान आँख खोल करके रखिए। दिमाग के ये जो दरवाजे हैं ये बहुत कूल रह करके आप सुनो, आपको अच्छा लगेगा। क्या होती है मृदा, किससे बनती है, इसका संगठन क्या है ना, मृदा का निर्माण प्रकार। और ये सब चीजें जब हम पढ़ेंगे तो चाहे सवाल किधर से भी आ जाए, आरपीएससी पैटर्न को कितना ही बदल ले, हम तो पहले से ही डेप्थ में उतर जाएंगे, राइट ना। तो आओ देखते हैं आज हमारा प्यारा टॉपिक, जिसका नाम लेते हैं अपन मृदा, है ना, सोइल। मृदा की बात करें, मृदा अपना, और इसको जानने के लिए आप ये समझो, चट्टाने होती है ना पृथ्वी की सतह पर, सबको पता है पृथ्वी की सतह पर चट्टाने क्या थी। पृथ्वी एक आग का गोला, और पृथ्वी एक आग का गोला जब होती है तब फिर धीरे धीरे ये क्या होगी, आप समझिए। मैग्मा की मैं बात करूंगी, जो लावा निकलेगा वो ठंडा होगा, जमेंगे। कैसे चट्टानें निर्मित होती है जानते हैं अपन। तो पृथ्वी की सतह पर 3 प्रकार की जो चट्टानें हैं ना, ये विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी होती है। तो इस पृथ्वी की सतह पे वैसे मैं ये कह दूं कि तत्व कितने हैं, तो मोटा मोटा आप पृथ्वी की सतह पर तत्व मानोगे 118। मानोगे ना? 118 नहीं मानते हो? लोहा है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ऐसे कितने तत्व हैं। तो ये जो चट्टाने हैं ना, ये यहाँ लिख देती हूँ, चट्टाने या शेल, चट्टान, शेल समूह ले लो आप तो, ठीक है। ये तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, विखंडन या फिर वियोजन। वियोजन शब्द आप समझ सकते हैं, वियोजन किसे कहते हैं, संयोजन का उल्टा वियोजन हो जाएगा। तो विखंडन और वियोजन ये दो चीजें, यानी आप मान लीजिए सतह पर ये चट्टाने हैं, ठीक है, ये रही चट्टाने। अब ये सब चट्टाने हल्के से कलर में भर देती हूँ, ऐसे ऐसे ये चट्टाने दिख रही है आपको। अब यहाँ पर दो प्रक्रिया, पृथ्वी की सतह पर ये चीज है, सतह भी अपन अच्छी बना लेते हैं। यहाँ आप देखो इनका क्या होगा भाई, विखंडन और वियोजन। विखंडन वियोजन किसे कहते हैं आगे बात करेंगे हम। लेकिन इसकी ये विखंडन और वियोजन के बाद क्या होता है, अवसाद में बदल जाता है, अपक्षय होता है ना। ये दोनों जो क्रिया है इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, अपक्षय। अपक्षय का मतलब वेदरिंग अपन कहते हैं ना, ठीक है, वेदरिंग ले लो। इनका क्या होगा, ये टूटेगी भी सही, ये फिर क्या करेगी, जब ये इकट्ठी हो जाएगी टूटेगी। वियोजन शब्द का क्या अर्थ होता है, जो संयोजन था वो बिखर जाना, ठीक है। अभी इसकी बात करेंगे अपन।
तो सतह पर जैसे कोई चीज क्या है, चिपकी हुई है, ये चिपकी हुई है, बोलो है, इसको ये यहाँ से टूट करके, और फिर ये अक्षय एक शब्द में मान देना कि वेदरिंग होने से ये टूट गया, और टूटा तो फिर ये कहीं ना कहीं क्या होगा, जमा होगा, अवसाद के रूप में जमा होगा। लेकिन जमा कैसे होगा, क्या होगा, अभी किसको कहते हैं ये, मिट्टी, मृदा की अपन वो परिभाषा सुनने से पहले, समझने से पहले एक परिभाषा के तौर पे रख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का असंगठित स्वरूप है ना। मैं परिभाषा लिख करके ही आप लोगों को समझा देती हूँ। पृथ्वी की सतह पर, बहुत अच्छे से समझना, सतह पर, इतना तो समझ में आया कि पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, चट्टाने हैं, तो चट्टानों का असंगठित, असंगठित स्वरूप, असंगठित क्या रहेगा, तत्वों से मिलकर के बना है, तो यह असंगठित स्वरूप जो विखंडन या विखंडित मान लीजिए, है ना, विखंडित और विनियोजित रूप में, नियोजित रूप में, और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही अपन क्या ले लेंगे, ये खंडित रूप में भी, विनियोजित रूप में मिलता है। किसका स्वरूप मिलता है, चट्टानों का असंगठित स्वरूप जो विखंडित और विनियोजित रूप में मिलता है। इसमें 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 मतलब मृदा में क्या होते हैं, रासायनिक तत्व, इसको अपन खनिज बोले, रासायनिक तत्व या जैविक तत्व, रासायनिक तत्व, जैविक तत्व जो मृदा को, जो मृदा को एक परिभाषा के रूप में दे रहे, मृदा को पोषण प्रदान कर, पोषण प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इस परिभाषा को थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखो, फिर देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानें हैं, और पृथ्वी की सतह पर यदि हम तत्वों की बात करें तो कितने तत्व होते हैं भाई, तो आप ये देखोगे कि पृथ्वी की सतह पर 118 तत्व हैं मुख्यतः। ऐसे ही जब हम चट्टानों की बात कर रहे हैं तो चट्टानें टूटेगी, टूट करके कहीं बड़े कण, कहीं छोटे, कहीं और बारीक होते जाएंगे, फिर ये इनका क्या होगा, अवसाद के रूप में कहीं जमा होगी, या तो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से इनका क्या होगा, जो वेदरिंग होती है इनका इरोजन होगा, इरोजन जब होगा तो फिर डिपोजिशन होगा, कहीं जाके अवसाद जमा होंगे ना। तो वो अवसाद जमा जहाँ होते हैं वहां पे जो परत जम जाती है, ठीक है, तो उस परत को अपन क्या बोलेंगे भाई, जो ऊपर जिसके अंदर क्या है, असंगठित रासायनिक पदार्थ भी है और उसके अंदर जैविक तत्व भी मौजूद है, वही क्या कहलाएगी, परत, मिट्टी। एक बार फिर से देखो, ये टूटी, इसका क्या हुआ, अपक्षय हो गया, यानी कि इसका विखंडन हुआ, वियोजन हुआ, और फिर ये कहीं ना कहीं जाकर के जैसे एक परत बना दी, ये मिट्टी। अब इस मिट्टी के ऊपर आप देखो पेड़ पौधे भी थे, पेड़ पौधे भी थे, ये तो हो गए रासायनिक तत्व है इस मिट्टी में, तो क्योंकि खनिजों में क्या थे, रासायनिक तत्व है, तो यहाँ रासायनिक तत्व तो थे ही, रासायनिक तत्व, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जैविक तत्व की भी बात कर रहे हैं। जैविक तत्व क्या है, ये पोषण देते हैं, तो ये जैविक तत्व वो हैं जिनकी पत्तियां ये इसके ऊपर गिरती है ना, साथ ही साथ में ये सब सड़ जाते हैं, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, पत्तियों का, जीव जंतुओं का, छोटे मोटे सभी जीव, चींटी से लेके, सांप से लेके, बिच्छू से लेके, गाय घोड़ा, आप बैल, सबसे मान लो,
तो ये सब क्या है, एक बार डिकम्पोज होकर के क्या कहलाएंगे, हमारे जैविक तत्व। तो जैविक तत्व और रासायनिक तत्व ये इस परत के ऊपर है ना, परत में यही सब चीजें हैं। और यही क्या है, हमारी मिट्टी है, इस रूप में मिलती है। लेकिन मृदा बनने की एक प्रोसेस होती है, जिसको आप यदि जानना चाहो तो अंग्रेजी में पेडोजेनेसिस कहते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें इसकी संगठन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कितना समय लगता है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसी बात करोगे ना तो मृदा प्रोफाइल की बात आएगी। प्रोफाइल है ना, सोइल प्रोफाइल की बात करेंगे कि सोइल प्रोफाइल होती क्या है। क्या सब लोग जानने के लिए तैयार हैं क्या होती है? एक बार फिर से चलेंगे कि मिट्टी क्या है भाई। तो मिट्टी वो है कि एक बार आप ऐसे सोच के देखो, मृदा के अंदर क्या क्या शामिल है। मृदा के अंदर क्या क्या शामिल है, पहली चीज तो ये देखो आप। तो जब मृदा के अंदर आपको दिखेगा तो क्या होगा, ये जो नमी है, नमी भी दिखेगी, यानी वायु भी है, जल भी है, जैविक पदार्थ भी है, और क्या चीज भी है, तो ये रासायनिक तत्व भी हैं। ये सब से मिलकर के बनी होती है मृदा। अब आप कहोगे ऐसे ऐसे संगठन है, हाँ बिल्कुल है। तो चलते हैं अपन, सबसे पहले मैं मिट्टियों के नाम भी आपको याद कराऊंगी, लेकिन अपन मृदा को कहाँ से पढ़ें कि हमारी चीज गलत नहीं हो। तो आप ऐसे पढ़ो जैसे अपन पढ़ते हैं ना, थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। ये सारे स्पेयर पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर पढ़ते हैं। तो ऐसे ही मृदा मंडल भी होता है। तो मृदा मंडल किससे बन करके, तो मृदा की क्या होती है, एक संरचना। तो आप यहाँ से फिर से देखो कि मृदा बनने की एक प्रोसेस होती है, जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या है, तीन बातों का, एक तो संगठन, या संरचना कैसी है, ठीक है, फिर इसमें निर्माण और समय, ये तीन बातें हैं। तो हम बात कर रहे हैं संगठन की। तो ऐसे बात कर लो आप, ये आपका मृदा मंडल है। और मृदा मंडल क्या लेता है, कहाँ कहाँ से, चारों मंडलों से कुछ लेगा। तो सबसे पहले थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सब से लेगा, जैविक पदार्थ लेगा ना। तो थल से जो लेगा वो क्या है, तो आप खुद जानते हो कि उसके अंदर रासायनिक तत्व को अपन खनिज बोल रहे हैं। फिर आप जैव मंडल से जैविक तत्व ले लोगे, जैविक तत्व। फिर आप क्या लोगे, तो वायु ले लोगे। और फिर क्या लोगे, तो जल ले लोगे। ये सब इसमें शामिल होते हैं, ये इसका संगठन है। और सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो रासायनिक तत्वों का होता है, क्योंकि ये इन्हीं से मिलकर के बना होता है। वैसे अगर समझना चाहो कि मृदा का संगठन की बात कर रहे हैं, ये संगठन को ही समझा आपने, मृदा संगठन कैसे कैसे बनती है, मृदा में क्या होता है। तो चट्टानों से टूट करके मिट्टी बनी, चट्टानों में खनिज थे, तो खनिज है, रासायनिक तत्व है। फिर उसके ऊपर पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, मर करके दब दुबा के क्या बन गए, कार्बनिक पदार्थ बन गए, जैविक पोषक तत्व बन गए, वो भी इसमें मौजूद है। क्योंकि मिट्टी के कण ऐसे, जब ये कण है तो इसके बीच में वायु भी प्रवेश करती है, बारिश में इसके अंदर पानी जाता है तो पानी के रूप में है कि नहीं है। तो ये सारे तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ऐसे देखो तो इसके अंदर 50% तो ठोस और 50% ठोस चीज है, और 50% खाली, या जिसको अपन अवकाश बोलते, रिक्त स्थान है। ये समझना आप कैसे, खाली स्थान कैसे हैं, ठोस क्या है। तो आप देखो इसमें ठोस वो है जो हमारे रासायनिक तत्व थे ना, वो लगभग लगभग 45% है। और 5% जैविक तत्व होते हैं। जैविक तत्व ये सॉलिड फॉर्म में है।
और जो अवकाश के रूप में या रिक्त स्थान के रूप में होता है वो क्या है? तो 50% ये है, इसमें से भी आप 25-25 दोनों का मान लो। 25% इसमें वायु और 25% इसमें जल ले लो। अब ये कहने को तो ऐसा नहीं है कि इतना ही कोई फिक्स रेशो होता है, ध्यान रखना, ये वैसे प्रोपोर्शनल रेशो होता है इनका। यदि इसमें मिट्टी के अंदर पानी खूब चला आएगा तो हवा निकल जाएगी बाहर, और बरसात होगी नहीं तो हवा भर जाएगी, यानी एक की उपस्थिति में दूसरा एक एक एक्सच हो जाएगा तो दूसरा अपने आप चला जाएगा। और यदि वैसे देखें तो इसमें क्या है, 25-25% इन दोनों का भी हिस्सा है। मोटा मोटा तो आप ये याद रखो। रह जाएगा क्या याद? बिल्कुल रह जाएगा, क्यों नहीं रहेगा। अब आप मृदा को क्या समझते हो, तो फिर से देखेंगे अपन मृदा को क्या समझ रहे हैं। हालांकि मृदा निर्माण कैसे होगा, कौन सी मिट्टी क्या कहलाएगी, अभी चुटकियों में आपको याद होने वाला है। लेकिन मृदा सबसे पहले चट्टानों का टूटना और बिल्कुल कणों का महीन होना, मध्यम होना, मोटा होना, उस पर डिपेंड करता है कि मिट्टी कौन सी होती है, वो तो हम देखेंगे ही। लेकिन उससे बनती है, इसका मतलब इसमें खनिज होते हैं, तत्व। और खनिज ही क्या है, रासायनिक तत्व है। तो निश्चित रूप में इसमें क्या है, रासायनिक तत्व होते हैं। क्या समझ गए आप, रासायनिक तत्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर इसी इसी परत पे, यहाँ ऊपर अपन इस मृदा की परत पे ही तो बोल रहे हैं कि जहाँ मिट्टी है, ये चट्टान है, इसके अंदर क्या हुआ, रासायनिक, ये टूटी, रासायनिक तत्व भी है इसके अंदर। फिर ये जब बारीक बारीक जमी, परत बनी, तो इसके ऊपर ही पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब भी दबेंगे। तो दो चीजें तो हमें पता ही चल रही कि अच्छा, खनिज तत्व भी है, ये जैविक तत्व भी है, कार्बनिक तत्व भी है, साथ साथ में इसमें वायु भी है, इसमें जल भी है, ये इसका संगठन है। और लगभग लगभग परसेंट इतना है। क्लियर हुआ? और मृदा बनने की एक प्रोसेस होती है जिसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। अब इस पूरे पेडोजेनेसिस को समझने के लिए आपको मृदा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, वही कहलाता है पेडोलॉजी। बहुत अच्छी तरीके से समझना, पेडोलॉजी, है ना। अब ये सब ज्ञान जब अपन पेडोलॉजी में लेंगे कि भाई मिट्टी क्या है, कैसे टूटी है, विनियोजन कैसे हो रहा है, विखंडन होता है कि नहीं होता है, तो अब ये सब चीजें जब हो रही है तो आपको समझनी क्या है, एक बात और बहुत अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे अगला टॉपिक ले लेती हूँ, मृदा का, को इंग्लिश में समझे तो ज्यादा अच्छा है, सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल की बात करते हैं अपन, ठीक है। क्या सोइल प्रोफाइल होती है भाई, कैसे बनती है, समझना चाहोगे? तो देखो, आप सबसे पहले एक इमेज से समझना। मैं यहाँ पे इमेज ले लेती हूँ, ये वाली इमेज। ये क्या है, ये चट्टान का एक भाग है, थोड़ा बड़ा करूं तब समझ में आएगा, देखना, वो ढंग से दिख। हम यहाँ हैं, कह रहे हैं ना, पेड़ पौधे हैं ऊपर ऊपर, तो आप देखो ये जो परत है ये इतनी, ये ये अलग है ना। इसके ऊपर क्या है, तो ये नीचे से आप देखो, ये वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो टूटी है, रॉक्स हैं, ये रॉक्स क्या है, ये रॉक्स हैं, ये रॉक्स हैं। वैसे भी ये होरिजन मतलब ये इस रूप में है, हॉरिजेंटल है ना, तो ऐसे संस्तर बोलते हैं इसको। संस्तर का मतलब ही क्या हो गया, होरिजन, ठीक है। होरिजन हम पढ़ रहे हैं तो नीचे नीचे क्या है, रॉक्स है, एकदम बेड रॉक्स है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये फिर आप नीचे देखोगे तो क्या हुआ, ये थोड़े से महीन टुकड़े हो गए और टुकड़े में बट गई है। ये जब बटी है तो ये पेरेंट मटेरियल हो गया, यानी कि इसी से बना हुआ है, लेकिन बारीक बारीक बना हुआ है। लो यहाँ तक कर देती हूँ, कर दो आप। इसके ऊपर आप यहाँ पे ये जो अंतर देखोगे, ये जो अंतर देखो, यहाँ थोड़ा ये अंतर महसूस होगा आपको। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इस सब सोइल प्रोफाइल के अंदर ऐसे नाम दिया कि ये ऊपर की जो आपकी लेयर है, वो आप क्या कह रहे हो, ओ,
क्या है, ये नाम दिया है ओ। ऑर्गेनिक तत्व है यहाँ पे सब, ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे सब, ये मिट्टी के अंदर ही क्या है, यहाँ से रासायनिक तत्व भी है, ये जैविक पदार्थ भी है, ये पतली लेयर है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको अपन मिट्टी बोलते हैं, लेकिन मिट्टी ये नहीं होती है। आप याद कीजिए, अभी अभी जैसे आपने कोई, सभी ने खेती नहीं की माना, जवारे सबने बोए हैं नवरात्रि पर, तो जैसे ही आप मिट्टी में ऊपर ऊपर थोड़ी डालते हो, थोड़ा हटा करके अपन जब भी कोई बीजारोपण करते हैं तो मिट्टी की परत हटा करके फिर अपन मिट्टी वो बीज डालते हैं। तो इसका मतलब ऊपरी परत बहुत होती, बहुत पोषक तत्व इसी में है, लेकिन इसके ये नीचे वाला जो ए नाम दिया है, ये टॉप सोइल है, बिल्कुल टॉप सोइल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही इनकी जड़ें होती है। ये जड़ें ले जाओ, ये देखो यहाँ तक जड़ें, इसकी इस पादप की जड़ें यहाँ तक है, जड़ें, ये जड़, ये जड़ें पहुंच रही है ना, तो यहाँ तक जड़ों में, यानी ये मिट्टी ऐसी है जो मजबूती प्रदान करती है इनको, ये जड़ों को ताकत यहाँ से मिलती है, ये याद रखना आप। तो इसमें ताकत मिल रही है इनको, अपन मृदा का संस्तर पढ़ रहे हैं, प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर तो आप क्या कर लोगे भाई, क्या है ऊपर सब चीजें, ह्यूमस शामिल है क्या, ऊपर क्या है, केवल आपको दिख रहा है कि ये लेयर है एक, जो अच्छी तरीके से अगर आप जानो तो ऊपर की चीजें जो है पानी के साथ घुल करके जब निक्षालन होता है तो वो ए और बी में क्या हो जाती है, परत में जमा हो जाती है। तो ये ए जो है ये टॉप सोइल है, जहां पर छोटे पौधे, यानी मैक्सिमम सभी प्रकार के ऐसे पौधे जो अपने दैनिक जीवन में काम के हैं, वो सब यहाँ पे अपनी जड़ें करते हैं, और यहाँ तक जड़ें उन पौधों की आती है जो बहुत विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बस इसके नीचे तो कठोर आ गया, जा ही नहीं सकता है। तो ये हो गया बी, है ना, सब सोइल बोलेंगे इसको, ये तो बहुत बात की बात है, अपने तो यही खत्म हो जाता है टॉप सोइल पे। तो ये एक इनका प्रोफाइल एक ऐसे बनी, देखो मोटे मोटी चट्टाने यहाँ है, उससे टूटी हुई थोड़ी बारीक यहाँ, फिर ये बिल्कुल कणों में कैसी चली गई, थोड़ी बारीक होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। लेकिन ऊपर की परत जो है वो क्या है, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर जो मिट्टी है वो मिट्टी तो नहीं है, मृदा नहीं कहलाएगी, लेकिन अपन कहते हैं मिट्टी है ऊपर की, ये सब पोषक तत्व तो उसमें है, लेकिन जम जम के निक्षालन की क्रिया द्वारा ये ए और बी में जमा होते हैं। तो ये ए और बी वाला जो पार्ट है यही टेक्निकल रूप में कहलाता है सोलम। सोलम से ही बना है सोइल। इस शब्द से किसकी उत्पत्ति होती है, आप ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि कथन कारण वाले सवाल आ जाए तो कैसे समझे, अब तक तो समझ जाएंगे हम क्या मिट्टी होती है। तो आराम से चीजों को ऐसे समझो कि ये प्रोफाइल वाली मिट्टी, मिट्टी की प्रोफाइल है ये, कि ऐसी ऐसी मिट्टी है, मूल चट्टान से बनी हुई है, जहाँ बड़ी चट्टाने हैं, छोटी है, उससे बारीक है, उससे बारीक है, ऐसे एक ही जगह पे बन रही है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार हो जाएंगे इनके, समझ रहे हो, जहाँ विखंडन होगा, विनियोजन होता है, वहां पर क्या होता है, जहां जो मिट्टी, मान लो जैसे चट्टान टूटी और वहीं पे क्या बनी हुई है, मिट्टी, तो वो मिट्टी कौन सी कहलाएगी, और फिर कहीं और जाके शिफ्ट हुई है तो वो क्या कहलाएगी। तो ऐसे ही मिट्टी में आप क्या कर लोगे, थोड़ा सा प्रकार समझ लो अलग से, कि अब ये तो आपको प्रोफाइल समझ में आई, संस्तर होते हैं, लेकिन संस्तर वाली बात ऐसे इससे भी समझ लो, ये भी बड़ा है, ये और समझ में आ जाएगा देखने, है ना। ये केवल टॉप सोइल है, ये सब सोइल तक ही अपन रहते हैं, पौधे की जड़ें यहीं तक रहती है, उसके बाद तो ये क्या आ जाता है, ये सब चट्टानी रूप आ जाता है, यहाँ पे कठोर आ जाता है, ये ऊपर ऊपर क्या रह जाती है, ह्यूमस बोल दो आप इसको, ठीक है। और समझना हो और समझो, ये बिल्कुल अलग अलग बता रखा है, मैं देखो, ये देखो, लेयर्स ऑफ सॉइल को ही संस्तर बोल रहे हैं अपन, जो होरिजन रूप में पढ़ रहे हैं। नीचे आप देखोगे तो बेडरॉक आ रहा है, बिल्कुल बड़ी चट्टान है,
फिर ये पेरेंटल मटेरियल आ रहा है, यानी इसी से ये पेरेंटल का मतलब पैतृक टुकड़े हो रहे हैं इसी के। फिर ये सब सोइल बनी, ये टॉप सोइल बनी, ये ऑर्गेनिक सोइल बनी। ठीक है, ऑर्गेनिक सोइल। ऑर्गेनिक सोइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जैविक तत्व हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियों से, जीवों के अवशेषों के दबने से इसके ऊपर बनी है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ऑर्गेनिक, ओ ए बी सी, और ये इसमें बटा हुआ है। ठीक है, तो अब ये ओ ए बी सी और आर बना हुआ, आर फॉर रॉक होती है, बड़ी चट्टान होती है। अब जो मिट्टी यहीं पे चट्टान थी, यहीं पे टूटी, यहीं पे बनी, ऐसी मिट्टी क्या कहलाती है? और फिर यहां से मिट्टी सपोज पानी गिरा और ये अपर्दन करके ले गई और जहां जाकर के जमा हुई वहां पे वो मिट्टी बनी, वो क्या कहलाएगी मिट्टी? पानी के द्वारा बहा के ले गई तो क्या कहलाएगी? वायु के द्वारा बहा के ले गई तो क्या कहलाएगी? उसको समझने के लिए आप अभी एक बात और समझ लो, थोड़ी मैं दिखा देती हूँ आपको। कोई बात नहीं, मिट्टी अपन दो भागों में करेंगे, चलेगा, लेकिन समझेंगे पूरा। आओ, ये मिट्टी का संस्तर है, चल रहा है, मैं तो बोलूंगी, आप समझते जाओ। ओ फॉर होरिजन, ए बी, ये टॉप सॉइल है ए, बी हो गई आपके जहां बड़े पेड़ों की जड़ें जाती है, ये छोटे ये बड़े आपको दिखाई देंगे ऊपर ऊपर। ओ होरिजन कैसा है? ऑर्गेनिक है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये ऑर्गेनिक है पट्टी, बिल्कुल, जहां ह्यूमस है, ये जिसका कलर ऐसा होता बिल्कुल भूरे रंग का, है ना, ये ह्यूमस हो गया। इसके बाद में द ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोज्ड एनिमल बॉडीज और प्लांट पार्ट्स, वो ये ऊपर की परत है जो क्या कहलाती है? ओ फॉर ऑर्गेनिक। ये हम प्रोफाइल में बात करते हैं। इससे नीचे जो आएगी, थोड़ा ऊपर होने दीजिए फिर देखते हैं अपन, वो ए होरिजन आ जाएगा। ए होरिजन का मतलब टॉप सोइल। इससे नीचे जैसे जैसे मिट्टी में संगठन अच्छा मजबूत होता जा रहा है और ये जड़ें यहाँ जाकर के मजबूती पकड़ती है, पोषक तत्व है, यहाँ पे पोषण प्रदान होता है। यहाँ पानी देंगे तो पानी में घुल घुल के निक्षेपण जो होगा वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये देखो जड़ें यहाँ आ गई है, यहाँ से ग्रोथ करते करते यहाँ आके तो मजबूती पकड़ी है इन्होंने। यहीं पर ये सब ऊपर ऊपर तो जीव जंतु चाहे छोटे ले लो बड़े ले लो, ये सब अवसाद के रूप में जमा हुए हैं, कंप्लीट। फिर इससे नीचे देखोगे तो ये ऐसा पीलापन लिए हुए मिट्टी जो क्या कहलाएगी? बी होरिजन। इसका मतलब बी पार्ट के अंदर तो ये टॉप सोइल हो गई और यहाँ पे सब सोइल कहेंगे इसको, सब सोइल है ये, है ना। अब इस सब सोइल के अंदर यदि कोई जड़ें पहुंचेगी तो किसी बड़े वृक्ष की यहाँ आकर के पहुंचेगी, मजबूती यहाँ है टॉप में एकदम। ठीक है, पोषक तत्व है यहाँ पे ज्यादा। अब ये जड़ें जब यहाँ पहुंच गई, जब तक तो ठीक है ए और बी, ठीक है, ये सब सोइल हो गया। बिलो है इसके नीचे जहां कोई बड़े पेड़ की जड़ें पहुंच सकती है। ठीक, वहां देखो आयरन ऑक्साइड है इसलिए इससे कलर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद वाली सी और आर तो ऐसा है कि सी क्या है? पेरेंटल रॉक्स वाला एरिया है जो बड़ी चट्टानों के टूटे हुए रूप आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो और उसके नीचे आ जाएगा वो एकदम रॉक, बेड रॉक आ जाएगी पूरी पूरी। तो ये है मिट्टी की लेयर जो आपको ऐसे दिखता है। तो इसका मतलब मिट्टी उड़ के जब जाती है ना तो उसके पोषक तत्व भी संग संग चले जाते हैं। कैसे टूटी, फिर बिखराव हुआ, फिर ये किसका फॉर्मेशन होता है? बारीक भागों में टूट जाती है, मिट्टी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा सोइल फॉर्मेशन, है ना। अब सोइल फॉर्मेशन की बात अपन कर रहे हैं कि नीचे वाला जो एरिया आएगा जिसको अपन आर बोलेंगे वो रॉक्स है पूरी तरह। तो मैं अब ये कह रही हूँ कि मिट्टी कहते किसे हैं ये आपको पता चल गया। ह्यूज अनवेदर रॉक्ड है वो ये है जो नीचे जमी हुई है। अब मिट्टी कहते किसे हैं और इसका संगठन आपको पता चल गया कि 50% इसमें रासायनिक तत्व होता है जिसमें से 45 रासायनिक यानी खनिज है, तो 5 इसमें कार्बनिक तत्व है, जैविक पदार्थ है।
वही 50 के अंदर 25-25 का रेशो आपने वायु का भी कर लिया, जल का भी कर दिया, ये आपने कंपोजिशन ऑफ सोइल समझ लिया, यानी मृदा का संगठन। अब मृदा के संस्तर आपने देखे, यानी कि आपने क्या देखा अभी, सोइल प्रोफाइल देखी, और वो भी होरिजन फॉर्मेट में देखा। अब ये जब वीडियो यहाँ समाप्त होता है तो अपन आगे बात करते हैं किसकी, कि ये मृदा जो यहाँ मूल चट्टान पे बन रही है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने एक नाम को बहुत अच्छे से समझिएगा, मृदा विज्ञान पेडालॉजी कहलाता है। लेकिन ऐसी मृदा जिसका निर्माण मूल चट्टान पर हुआ है उसे क्या कहते हैं, तो वो कटिबंध मृदा कहलाता है ना। तो देखो मृदा के प्रकार भी देखो, कटिबंध मृदा, ऐसे ही सवाल आ जाए, कटिबंध मृदा, अकटिबंध, अकटिबंध, अकटिबंधीय या अकटिबंध, और अंतरकटिबंध, अंतरकटिबंध, ये तीन प्रकार। अंतरकटिबंध किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर कहना ही क्या, ये मिट्टी मूल चट्टान पर बनी है, मूल चट्टान पर निर्मित, अक्षय और अपर्दन, है ना। अपर्दन और अक्षय कह रहे हैं अपन किसको, कि मिट्टी का क्या होगा, विखंडन होगा, विनियोजन होगा, तो अक्षय और यानी कि वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये तीन शब्द आप याद रखें। तो क्या होता है, इससे मिट्टी का निर्माण होता है, सोलम से ही बना हुआ है सोइल। तो मृदा का निर्माण मूल चट्टान पर हुआ है तो उसे कटिबंध मृदा कहते हैं, जिसमें संस्तर यानी इसमें प्रोफाइल पाई जाती है। क्लियर। इसको इंग्लिश में अगर जानना चाहो तो जॉनल सॉइल बोल, जॉनल। और इसी के अंदर क्या होता है, संस्तर पाया जाता है कि ये मूल चट्टान थी, फिर ये मूल चट्टान बड़े बड़े रूप में दिखी अपन को, फिर इसके ऊपर अपन ले जाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाएंगे, इसके ऊपर अपन ले जाएंगे तो ये आपने मिट्टी का अलग कलर देखा, यहाँ पे ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ऊपर वाला टॉप अलग देख लिया। तो यानी ये जोनल है, इसका मतलब ये मूल चट्टान है, इसी पर इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे कटिबंध क्या बोलेंगे, मृदा बोलेंगे। यहां तक आप समझ गए क्या। हाँ, यदि आप समझ गए तो कटिबंध मृदा भी वैसे दो प्रकार की होती, ये भी अपन को थोड़ा अंदर से पता होना चाहिए, लेकिन पहले इसका देख लेते कि अकटिबंध क्या होता है। तो मूल चट्टान का अपर्दन होगा, वो घिसेगी, है ना, वो और पानी हवा के माध्यम से उड़ेगी, तो कहीं और जाकर के वो क्या होगी, जमा होगी। तो कहीं और जाके जब जमा होगी तो फिर वो क्या कहलाएगी भाई, कौन सी मिट्टी, अकटिबंध में आ जाएगी, है ना। तो आप याद रखिए कि बहुत अच्छी बात यह है कि मूल चट्टान का, मूल चट्टान से अपर्दन द्वारा, अब ये वायु के द्वारा भी हो सकता है अपर्दन और जल के द्वारा भी, अन्यत्र जमा होती है, अन्यत्र जमा होती है, अवसाद जमा होते हैं ना, वहां जो मिट्टी बनती है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, तो जोनल सोइल समझ में आ गई थी अब आपको, और ये कहलाएगी ए जोनल सोइल, इंग्लिश में अगर आप करना चाहें तो ये क्या करेगी कि मूल चट्टान का अपर्दन हुआ, घिसी, टूटी, फिर ये अगर कहीं अन्य जाके जमा हुई तो ये कहला रही है आपकी अकटिबंध या एजोनल। ठीक है, अब देखो, अब ये मिट्टी भी कैसी, कहीं गई है, पानी के माध्यम से गई है तो क्या, और हवा के माध्यम से गई है तो क्या। तो देखो ये अपर्दन पानी के माध्यम से यदि हुआ है तो वहां जो मिट्टी बनी है वो जलोढ़ मिट्टी,
जलोढ़, ठीक है। जल द्वारा उड़ाकर ले गई, ऐसे समझो, है ना। जल ओढ़ करके लाती है तो वो क्या कहलाता है, जलोढ़। जैसे हिमालय की नदियां, तो इसमें एक ही परत होती है वैसे मिट्टी में, पर चूंकि ये पोषक तत्वों को बहाकर लाई है, फिर कहीं जमा हुई है, तो इसमें पोषक तत्व इकट्ठे हुए हैं जल के द्वारा, इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ये ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। और यदि ये पवन के द्वारा, यदि ये वायु के द्वारा इकट्ठी हुई है, तो इसी मृदा को बोलेंगे अपन लोयस। लोयस, लोयस के मैदान भी आप जानते हो, ये भी कैसे है, उपजाऊ, लेकिन इसके अंदर प्रोफाइल नहीं होती, संस्तर नहीं, क्योंकि ये अपनी पैतृक जगह थोड़ी बने हैं, ये अपनी पैतृक जगह थोड़ी बने हैं। जोनल है, उसके अंदर ये संस्तर पाए जाते हैं, एजोनल में नहीं पाए जाते। लेकिन ये मृदा कैसी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, ये चीज आपको समझ है, समझी। अब मृदा का विकास हो गया कि भाई ये काली मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी मिट्टी क्या कहलाएगी भाई, तो ये इंटर इंटरजोनल। कैसे, मृदा विकास के बाद होने वाला परिवर्तन, जैसे मिट्टी लवणीय बनती है, मिट्टी क्षारीय बनती है, ये फॉर्मेशन के बाद ही तो ना, मिट्टी पीट बनती है, दलदली बनती है, ये सब किस में आ जाएंगे, तो ये इंटरजोनल में आ जाएंगे। क्या आप ये चीज समझे, इनमें तो संस्तर पाए जाने की कोई दरकार ही नहीं है। तो यहां से अब कथन कारण कुछ भी आ जाए, आप तो इस काबिल हो गए कि हमें ये पता चल गया मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी में सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, कि आप याद रखो, हालांकि मृदा का वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे तो एक एक मिट्टी को और करते जाएंगे, लेकिन फिर भी मृदा क्या है, निर्माण, उसका प्रकार, विभाजन और क्षेत्र, यही चार चीजें होती है समझने की। तो पृथ्वी पर सबसे पहले आप तो मेग्मा देखो, मेग्मा जब मैं आपको और मिट्टी है ना मुख्यतः याद करा देती हूँ कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। यदि आप आज समझ लें इस बात को, तो आप एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से अगर समझ लोगे ना, तो बहुत अच्छी चीज आपके समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ जैसे मिट्टी होती क्या है, किसे मिट्टी कहते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि मेग्मा क्या हो गया, पहले कठोर हुआ, तो फिर रॉक्स बनी, और वो रॉक्स भी, मैग्मा जब सॉलिडिफाई हुआ, कठोर हुआ, तो इग्नियस रॉक्स बनी ना, आग्नेय चट्टानें बनी। इन चट्टानों के ऊपर की जो परत है, ऊपर की ढीली परत, ठीक है, ढीली परत, यानी कि अपर लूज लेयर ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड सॉइल, यानी कि ऊपर की जो ढीली परत है चट्टानों के ऊपर की, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो मृदा कह दो आप, है कि नहीं। अब इसमें अपक्षय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है, अपर्दन और अपक्षय ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है जो संग संग चलती है, यानी अपर्दन तभी होगा जब अपक्षय होगा। तो अब अपर्दन के अंदर अपक्षय शब्द क्या है, निहित है। आप और चीजें समझ लो थोड़ी। मृदा क्या है, मृदा किसे कहते हैं, जब ये मेग्मा क्या हुआ, ठंडा हुआ, सॉलिड हुआ, तो रॉक्स बनी, सबसे पहली बात। और रॉक्स में भी हम आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक की जब बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चट्टानों की, इग्नियस रॉक पे तो काली बनेगी, पर चट्टानों की ऊपरी ढीली परत तो मृदा है। क्या है ये,
क्या अपन मृदा किसको बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में? अपर लूज, ये अपर लूज लेयर ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड सॉइल। इस सोइल के अंदर क्या क्या है? इसमें रासायनिक तत्व है, इसमें जैविक तत्व है, इसमें वायु है, इसमें जल है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सोइल। यही मृदा का संगठन है। संगठन के संग संग परसेंटेज आपने देख लिया, इसका एक संस्तर भी होता है, एक प्रोफाइल भी बनती है। वो प्रोफाइल है कि मिट्टी के अंदर आपने OABCR देखा। ये प्रोफाइल वहीं बनती है जो मूल चट्टान पर मिट्टी बनती है, और जो मूल चट्टान पर बनती है उसे हम कटिबंध मृदा बोलेंगे। तो वहां पर संस्तर पाया जाएगा, लेकिन वो चट्टान से घिस करके टूट करके कैसे भी अपर्दित होकर अन्यत्र जाके जमा हो गई। वो एक ही लेयर जमा होगी, पर वो लेयर बहुत ही फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, क्योंकि ऊपर ऊपर से उड़ा उड़ा के सारे पोषक तत्व ले गई, कहीं और जमा कर दिए। ये बात अलग है कि पानी ले जा रही है तो जलोढ़ मृदा इकट्ठी हो रही है, हवा ले जा रही है तो लोएस बन रहे हैं, लेकिन बोथ आर फर्टाइल। ठीक है, अब इनमें लेयर नहीं होती, इनमें संस्तर नहीं पाए जाते, इनकी कोई प्रोफाइल नहीं बनेगी। इंटरजोनल में अब मृदा का विकास हो गया, उसके बाद उसमें परिवर्तन हो रहा है। लवण आ रहे हैं, लवणीय हो रही है, क्षारीय हो रही है, तो फिर वो एक अलग कारण से होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो फिर वो क्या कहलाएगी भाई? इंटरजोनल मृदा कहलाएगी। यहां तक आप समझ गए? अब मैं आपको कहती हूँ कि ये जो मिट्टियां है ना, अलग अलग वर्गीकरण है कि हमारा भारत की मिट्टियां भी आपको इसी में समझ में आ जाएगी, राजस्थान की मिट्टियां भी आपको इसमें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मिट्टियां, आज आप इतना ही इंट्रोडक्शन रखो, क्योंकि मैं दिमाग में जैसे ही पढ़ाऊंगी तैयार हो जाइए। किसी एक मिट्टी से, भारत में मुख्य रूप से कितनी मिट्टियां हैं मैं आपसे पूछूं कृषि विभाग के अनुसार, तो आप सभी कहेंगे भारत के अंदर मिट्टियां ज्यादातर कितनी। हम तो आज तक राजस्थान में मिट्टियां पढ़ पढ़ के ये नहीं समझ पाए कौन सी मिट्टी का प्रकार है भाई। आज समझेंगे हम कि ये मिट्टियों को ऐसे अलग अलग नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो आप देखो, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, जिसको अपन ICAR बोलते हैं, उसके अनुसार इंडिया के अंदर मिट्टियां 8 है, 8 प्रकार की मिट्टियां। अब वो मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है? इन्हीं अपक्षय और अपर्दन वाली जो क्रिया है, कलेक्टिव प्रोसेस है, इससे मिट्टी क्या होगी? निर्मित होगी। और कैसे निर्मित होगी, क्या बनेगी, उसके ऊपर नाम पड़ता है कि ये लेटेराइट मिट्टी है, ये मरुस्थली मिट्टी है, ये काली मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है। ऐसे नाम पड़ेगा इनका अलग अलग। फिर ये अलग अलग नामों से आपको जानी जाएगी तो आपकी समझ में आएगी। तो आप अभी आज तो इतना ही रखो कि आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, मिट्टी वैसे क्या है, चट्टानों से टूट करके बनी। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि चट्टान की सबसे ऊपरी परत है ढीली, जिसके अंदर रासायनिक तत्व हैं, जिसके अंदर जैविक पदार्थ हैं, जिसके अंदर वायु है, जिसके अंदर जल है। ये सब कंपोजिशन हो गया। और वैसे यदि परिभाषा के रूप में हमें मिट्टी को परिभाषित ही करना हो कि परिभाषा क्या है मिट्टी की, तो आराम से आपने क्या देखा, यही आप रासायनिक तत्वों की बात करोगे कि नहीं करोगे, मिट्टी के अंदर जैविक तत्वों की भी करोगे बात को। तो परिभाषा के रूप में आप वैसे कटिबंध, अकटिबंध और अंतर कटिबंध को अलग रखें। सबसे पहले दिमाग के अंदर क्या बिठाएंगे आप? परिभाषा की। पृथ्वी पर क्या है भाई? चट्टाने हैं, और चट्टाने 3 प्रकार की हैं। ये विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। तो ये तत्व क्या हैं? इसके बाद आप देखो कि ये जो चट्टाने हैं ये टूटती है, इनका विखंडन होता है, इनका अपक्षय होता है, कहीं जाकर के ये जमा होती है। जमा होती है तब क्या? तो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का असंगठित रूप, जो विखंडित और विनियोजित रूप से मिलता है, जिसमें रासायनिक तत्व, जैविक तत्व और
ये सब पोषण प्रदान करने के लिए होते हैं, इसमें जल और वायु भी उपस्थित उपस्थित होते हैं, ये अपनों ने देखा।